हेलो बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीबीएसई बोर्ड फॉर क्लास 12 फाइनल बायोलॉजी पेपर ईयर 2022। तो बेटा ये पेपर जो है आपके प्रीवियस ईयर सेशन में हुआ था, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर का लेवल जो है बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर हैं उनका जो लेवल है उसमें आपको बहुत ही थ्योरेटिकल और डीप नॉलेज की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आप ये वीडियो जरूर देखेंगे। और इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो बेटा एक मेन फोकस आपका रहने वाला है ड्यूरिंग योर एग्जाम, आप देख रहे हैं कि आपका एग्जाम नजदीकी है। ठीक है, अदर बोर्ड के भी एग्जाम जो है बायोलॉजी का क्लास 12 का नजदीक आ रहे हैं। उसके लिए आप क्या करें, अगर आपने जो प्रीवियस सेशन जो हमारे जा चुके हैं, जो वीडियोस मतलब डिस्कस हो चुकी है बेटा, उनको आप जरूर थोरोली देख लें। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो उन वीडियोस पर आप जाएं, क्योंकि वहां पे हर चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। हमारे मैराथन महा मैराथन सेशंस भी हैं जो हमने अपनी वीडियोस पे डिस्कस किए हैं। तो अभी तक अगर आप इस चीज से वंचित हैं तो प्लीज इसका लाभ उठाएं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ध्यान दें, जो भी आपका पेपर आने वाला है बायोलॉजी का क्लास 12 के लिए, उसका लेवल बढ़िया ही होगा, नो डाउट। तो ये जो पेपर किया जा रहा है, हो सकता है कि बेटा कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। आपने देखा है जितने भी सेशन हमने डिस्कस किए हैं अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे, चाहे वो केमिस्ट्री का था, फिजिक्स का था, या होम साइंस के पेपर या अदर क्लासेस के लिए, उनमें से बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में फाइनल बोर्ड में आए हुए हैं, है ना। तो बायोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोगों की नीड को देखते हुए जो है हर सेशन को रखते हैं। तो इसलिए आप कोई भी वीडियो स्किप ना करें, या ये ना हो कि आपको लगे कि ठीक है बाद में देखेंगे। बाद वाला टाइम कभी नहीं आता है। ठीक है, आज है अभी है, और ये चीज आपको आज से शुरू कर देनी है। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मेंशन द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट गेट अफेक्टेड बाय निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन, राइट द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द टू डिजीज। आप ध्यान दें, क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का है, लेकिन आप देख रहे हैं 2 मार्क्स में इन्होंने कितनी चीजों को पूछ लिया है। तो आप देखें यहाँ पे, एक तो इन्होंने क्या पूछा है, नेम द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट गेट अफेक्टेड बाय निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। अब इनके एक तो आपको पैथोजन लिखना है, मतलब पॉजिटिव एजेंट लिखना है। तो निमोनिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आपकी ना हो, कोशिश करें आप, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। कॉमन कोल्ड के लिए आपका रहेगा राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन है वो है राइनो वायरस। तो आप देख रहे हैं, एक जो है बैक्टीरियल डिजीज है और दूसरी जो है वायरल इन्फेक्शन। जो आज के टाइम में आप देख रहे हैं, हम बोलते हैं कि वायरल हो गया है ना, वायरल चीजें हो गई हैं, मतलब वो अलग चीज है। डिजीज में आप क्या कर रहे हैं, कॉमन कोल्ड दैट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। तो अभी यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करेगा, और जो राइनो वायरस है ये अपर रेस्पिरेटरी जो पार्ट है हमारा, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट, तो वो क्या है, नोज एंड थ्रोट। तो वहां उन पार्ट को जो है ये अफेक्ट करने वाला है, ये आपका रहेगा नोज एंड थ्रोट। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए हर पॉइंट का आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर, State the impact of constant mechanical agitation and pumping of air in the aeration tank on the sewage during the biological treatment। ये क्या कह रहे हैं कि जब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है तो वहां पे कांस्टेंट एजिटेशन, इसका मतलब जोर से घुमाना, ठीक है, एंड पंपिंग ऑफ एयर इन द एरिएशन टैंक। तो मतलब क्या इम्पैक्ट है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो आप देखें बेटा, ये किस लिए होता है आपका, ये बेसिकली क्या करेगा, आपका जो इफ्लेंट रहेगा वहां पे, या सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है तो ये उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। मतलब वहां पे बायोडिग्रेडेशन रहेगा ऑर्गेनिक वेस्ट का। उसके बाद धीरे धीरे जो भी कंटामिनेंट्स होंगे उसको ये इफ्लेंट की फॉर्म में बाहर निकालेगा, और बिफोर रिलीजिंग और डिस्चार्जिंग देम इनटू द एनवायरनमेंट, तो इट बिकम्स हार्मलेस एंड सेफ, ठीक है, फॉर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू दी ओपन ग्राउंड्स और इन रिवर। तो यहाँ पे ये जो है आपका आंसर रहने वाला है। तो इट एनहांस एरोबिक डाइजेशन। ये क्या करेगा, ऐसा करके क्या होने वाला है, एरोबिक डाइजेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए।
एनहांस एरोबिक डाइजेशन। एरोबिक का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेशन होने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा हो, रिमूवल ऑफ वेस्ट या कंटामिनेंट रहे यहाँ पे, इस टाइप से आपको ये आंसर अटेम्प्ट करना है। रिमूवल ऑफ वेस्ट और इफ्लुएंट्स मेक इट हार्मलेस बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द इन्वायरमेंट। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसको सेव करेगा, हार्मलेस कर देगा जब हम इसको एक नेचुरल इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करने वाले हैं। अब इसकी चॉइस में आपको क्वेश्चन दिया गया है और वाले क्वेश्चन भी आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद जब आपका फाइनल पेपर है तो आप अटेम्प्ट उसी क्वेश्चन को करें जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो इन्होंने दिया है वो क्या है, कैटल एक्सक्रीटा is important source for producing a domestic fuel. Name the fuel and write its main component. तो कैटल एक्सक्रीटा क्या है, जो कैटल है, काउ है, बफलोज है, उनकी बॉडी से जो वेस्ट निकला है दैट इज काउडंग। तो काउडंग से जो फ्यूल बनने वाला है वो क्या है, बायोगैस। वो क्या रहेगा बेटा, बायोगैस, जिसे हम क्या दूसरा नाम देते हैं, गोबर गैस। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि इसके मेन कंपोनेंट क्या है, तो ये फ्यूल का नाम आ गया है, दैट इज अ डोमेस्टिक फ्यूल। ठीक है, जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया जाता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी वेस्ट। अब इन्होंने कंपोनेंट पूछे हैं, तो कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले तो है आपका मीथेन। मीथेन जो है वो कम से कम बेटा यहाँ पे 50 to 70% जो है वो आपका मीथेन यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट रहेगा इसमें CO2 और कुछ परसेंट जो है वो नाइट्रोजन का भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, write the biological process that is responsible for the production of this fuel। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पे कौन सा लगने वाला है, that will be anaerobic digestion। तो बी पार्ट में आप क्या लिखेंगे, anaerobic digester या anaerobic जो है बायोडिग्रेडेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, anaerobic बायोडिग्रेडेशन। तो जो एक टाइप के क्या है, इंजीनियर्ड कंटेनर्स हैं। इंजीनियर का मतलब कि थोड़ी सी टेक्निक वहां पे लगा दी गई है, और जो कंटेनर जो आपका एरोबिक डाइजेस्टर, एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन मतलब जो डाइजेस्टर यहाँ पे तैयार हुआ है वो फाइनली क्या करेगा, सारे फ्यूल को, डोमेस्टिक फ्यूल को कलेक्ट करता है। और इसमें अगर देखा जाए तो एक तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट आप यहाँ पे और भी ज्यादा मेंशन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी से। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 3। ए पार्ट यहाँ पर है, गिव एन एग्जांपल ऑफ वायरल बायो कंट्रोल एजेंट। तो आंसर क्या रहने वाला है आपका, बैक्यूलोवायरस एंड NPV। तो बेटा आप ध्यान दें, कुछ जो ये शॉर्ट फॉर्म है ये भी क्वेश्चन बन सकती है, तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ें कि जो आपकी कुछ शॉर्ट टर्म है उनको भी एग्जामिनर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ सकता है। तो ये NPV क्या रहेगा, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। तो ए ऑप्शन का आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका बी पार्ट, व्हाई आर दे कंसिडर टू बी डिजायरेबल व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। तो आप यहाँ पे देखें कि इनको हम क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब डिजायरेबल किस लिए है। एक तो क्या है, दे कम्स अंडर IPM क्या है आपका, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, फाइन। नाउ दे किल द इंसेक्ट विदाउट हार्मिंग द ह्यूमन। तो ये तो बहुत बढ़िया फायदा है, ये इंसेक्ट को तो किल कर देगा लेकिन ह्यूमन बीइंग पर जो है इनका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। किल इंसेक्ट को किल करेंगे विदाउट हार्मिंग ह्यूमन बीइंग्स। तो आप देखो क्वेश्चन की फॉर्म पे बेटा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे वो ध्यान क्या है, क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में पूछे जाने वाले हैं। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा मॉड्यूलेट कर दे या इनके आसपास कोई भी क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो इसीलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि अभी तक अगर आपकी प्रेपरेशन अधूरी है तो फाइनल टच जो है वो बायोलॉजी प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इन द लाइफ ऑफ ए मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। अब आप देखो, आपने पढ़ा है, ये सारा पढ़ा हुआ है आपका, आपने हो सकता है इसको लाइफ साइकिल की फॉर्म में पढ़ा हुआ, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया है, वहां से कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्या इंपॉर्टेंस है, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, इट टेक्स द ब्लड मील, फाइन, नाउ फॉर इट्स एग प्रोडक्शन, एंड देन दिस ब्लड मील
is a source of transmission or it is a link between human and mosquito host in the parasite life cycle and this also transmit the malaria. तो इस टाइप का आंसर जो है आपको वहां पर लिखना होगा कि फीमेल मॉस्किटो जो है ब्लड मेल को सक कर रहा है ताकि एग प्रोडक्शन वहां पे हो सके और ये ही चीज एक लिंक का काम कर रही है बिटवीन द ह्यूमन एंड द मॉस्किटो होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लाज्मोडियम दैट इज द मलेरियल पैरासाइट. तो इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है बेटा वो रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. तो 4 तो आपने देखा कि इस तरीके से आपको बताना है कि ये एक लिंक का काम करेगा बिटवीन द ह्यूमन एंड मॉस्किटो होस्ट. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से आप आंसर को राइट करेंगे. ठीक है. कमेंट सेक्शन में भी बताओ बेटा आप मुझे कि आपके अभी तक पेपर जो है कैसे गए हैं, वीडियोस आपको हेल्प कर रही है. तो आप कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट ये डाल दिया क्योंकि मैम पेपर बड़ा फर्स्ट क्लास हो गया है. ठीक है. मुझे थोड़ी शांति हो जाती है कि आप लोग सही डायरेक्शन में काम चल रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 पर जाएंगे. ये आप देखें ग्राफिकल क्वेश्चन है. स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो शोइंग द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक ग्राफ दिया है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं. अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, एक जगह आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है और एक कुछ ऐसा ग्राफ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है. ठीक है ना. एक ए बोला है और एक को इन्होंने बी कहा है. तो ए ऑप्शन में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कर्व बी इंडिकेटिव ऑफ. तो बी क्या है, बी अब आप देखो यहाँ पे ध्यान दें. बी जो है आपका वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है. लॉजिस्टिक. ठीक है ना. ग्रोथ कर्व क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा ये, आप ध्यान दें. ठीक है. लॉजिस्टिक. और हमें क्या पता है लॉजिस्टिक कैसा होता है, एस शेप्ड होता है. एस का मतलब क्या है, सिग्मॉइड. उसके बाद दूसरी तरफ आप ध्यान देंगे एल लॉजिस्टिक है. तो यहाँ पे आपके लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज विल बी देयर. ये सब बातें आप मेंशन करें. नेक्स्ट अब आप ए वाला पार्ट जो यहाँ पे देख रहे हैं, ए कर्व, वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल है. दैट इज एक्सपोनेंशियल. अगर चीजें आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है तो आप कैमरे को हाई क्वालिटी पिक्चर पे सेट करके फिर देखें ताकि आपको आंसर जो है ठीक कन्वे हो. तो ये एक्सपोनेंशियल है. दैट इज जे शेप्ड ग्रोथ कर्व. जे शेप्ड ग्रोथ कर्व रहेगा. और यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे कैसे हैं बेटा, अनलिमिटेड है. और आपको पता है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल नहीं होने वाला है. तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका रहा. अब बी पार्ट में आप ध्यान देंगे, मेंशन द एक्शन ऑफ पॉसिबल नेचुरल फोर्सेस दैट कुड हैव लीड टू कर्व बी. अब ये क्या कह रहे हैं, ऐसी कौन सी फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हुई हैं कि कर्व बी जो है वो ही ज्यादा एप्लीकेबल है. तो आप ध्यान दें, द कर्व बी, द कर्व लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज मोर रियलिस्टिक. सी, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है ना आपका, वो ज्यादा रियलिस्टिक है. रियलिस्टिक का मतलब क्या है, दैट इज क्वाइट प्रैक्टिकल, है ना. प्रैक्टिकल क्यों, देखो आपको पता है कोई भी चीज जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे तो उससे हमें एक नेचर की कैरिंग कैपेसिटी का पता चलने वाला है. ठीक है. पॉपुलेशन डेंसिटी का पता चलेगा एक पर्टिकुलर टाइम पर और एक जीरो टाइम पर. तो वहां से हम क्या देखेंगे कि हमारे रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है then we can have only logistic growth curve that can be S shaped. This is sigmoid growth curve. But when we are having unlimited resources, then it will result into the exponential or J shaped growth curve. Now see, unlimited resources are not realistic one. क्योंकि आप देखते हैं कि हर चीज जो है नेचर ने लिमिटेड ही की है. और अगर अनलिमिटेड अगर कोई भी चीज हो रही है तो आप देखेंगे एक टाइम के बाद उसकी जो ग्रोथ है हो सकता है कि वो स्टॉप हो जाए. तो इस तरीके से आप अपने आंसर को अटेम्प्ट करेंगे. अब आपने देखा बेटा ये जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं ये जरूर आएंगे. माइंड सेट कर लेना ताकि आपकी अभी भी प्रेपरेशन में कोई कमी है तो आप दोबारा से आए बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे. ठीक है. उसकी सारी वीडियो को आप विजिट करें. प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे सारा कुछ मिल रहा है. और प्लस ये जो है अभी तक रहेंगे आपके आगे जो है महा मैराथन सेशन चलता रहेगा जब तक आपके पेपर हैं और आगे तक भी. तो ये आप स्किप ना करें और स्क्रीनशॉट लें. क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपके सामने. The histogram given below representing the data for annual shark harvest in the
Great Barrier Reef, coral reef located on the east coast of Queensland, Australia. Study the histogram and answer the question that are given below. आप देखें बेटा, यहाँ पे भी एक ग्राफिकल क्वेश्चन ही आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन नजर आ रहा है ना। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या पूछा है, राइट योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा गिवन। बी पार्ट में पूछा है राइट द इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया दैट यू कैन इंटरप्रेट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा। तो इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी, ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर जो है एक इकोसिस्टम को यहाँ पे शो कर रहा है ना। और इकोसिस्टम मतलब एक बायोम को शो कर रहा है, एक इकोसिस्टम को ये शो कर रहा है, और वो क्या है, एक आपका बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच का एक इंटरेक्शन है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, राइट द इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया। तो बायोडाइवर्सिटी जैसे हम देखते हैं, जैसे जैसे लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो जो एरिया है स्पीशीज का है ना, जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसकी चॉइस में आपको क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। Stability of community depends upon its species richness. How did David Tillman show this experimentally? अब आप देखिए क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, क्वेश्चन भी आपको ये पता होना चाहिए किस चैप्टर में किस टॉपिक में से लिया गया है। तो ये आपका बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर था, वहां से जो है क्वेश्चन रिलेट हो रहा है। ठीक है, अब आप देखें डेविड टिलमैन जो है वो क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या दिया, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया था। डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट, जो कि आउटडोर प्लॉट को यूज करते हैं, फाउंड दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। मतलब जिन प्लॉट में स्पीशीज ज्यादा है तो ईयर टू ईयर उनमें वेरिएशन कम है, इसका मतलब वहां पे क्या है, स्टेबिलिटी ओके है। तो टोटल बायोमास में जो वेरिएशन है वो कम देखने को मिल रहा है, मतलब जो वेजिटेशन जो बायोडाइवर्सिटी वहां पे है वो एज इट इज स्टेबल है और मेंटेन है। नाउ ही आल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी contributed to higher productivity। सिंपल सी बात है, अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी प्लांट डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है तो प्रोडक्टिविटी भी तो ज्यादा होगी, है ना। आप देखते हैं कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, नो डाउट। तो यहाँ पे ये क्या बताते हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ये, कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम में एक्सपेरिमेंट में जब आउटडोर प्लॉट्स वहां पे मतलब एस्टेब्लिश किया जाएगा तो जिन प्लॉट्स में ज्यादा स्पीशीज होगी वो ईयर टू ईयर लेस वेरिएशन रहेगा, और फाइनली क्या होगा, अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है तो प्रोडक्टिविटी भी जो है वहां पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ तक बेटा हमारे 6 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे आप। नाउ वी हैव सेक्शन बी दैट इज फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, मुंह क्यों लटका के बैठे हो, मेहनत करनी पड़ेगी ना बेटा। ठीक है, तो कोई नहीं, आपकी एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, द डेटा कलेक्टेड बेस्ड ऑन द सर्वे कंडक्टेड फॉर स्पीशीज रिचनेस ऑफ ग्रुप ऑफ मैमल्स इन 3 डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज शोन इन द बार ग्राफ गिवन बिलो। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक बार ग्राफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। नाउ पनामा हैज नियरली 560 स्पीशीज ऑफ मैमल, कैनेडा हैज नियरली 301 स्पीशीज ऑफ मैमल, डेनमार्क है 67 स्पीशीज ऑफ मैमल। ठीक है, आप देख रहे हैं पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिक रीजन में जो है हमारी स्पीशीज यहाँ पे डिवाइडेड है। ओके, सी अब आगे क्या देख रहे हैं आप, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, बेस्ड ऑन द स्पीशीज रिचनेस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ दीज कंट्रीज इन द रिस्पेक्टिव क्लाइमेटिक रीजन्स गिवन बिलो। अब आप देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले और आप देखिए अभी क्या करना है, आपको लोकेशन को फाइंड आउट करना है। तो जैसे पनामा जो है वो कैरिबियन सी, पैसिफिक ओशियन जो रीजन है उनको कवर करेगा। कनाडा जो आजकल लोग काफी क्रेज भी है लोगों में जाने का कनाडा का, नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका में, डेनमार्क नॉर्दर्न यूरोप, तो ये टेम्परेट रीजन है। ठीक है, टेम्परेट रीजन है आपका कनाडा आपका टेम्परेट रीजन रहेगा, पोलर रीजन आपका डेनमार्क में आ रहा है और ट्रॉपिकल रीजन आपका पनामा में आ रहा है। तो ये आप देख भी रहे हैं, स्पीशीज से आपको यहाँ पे अंदाजा आ रहा है। बेस्ड ऑन द स्पीशीज रिचनेस आइडेंटिफाई द लोकेशन, तो ये लोकेशन हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट क्या पूछा है, प्लांट एंड एनिमल डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, राइट द टर्म गिवन टू दिस पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी एंड व्हाई। अब आप देखो यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो है चीजें आपकी फॉलो हो रही है ना। तो देखो
बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट वेरीज विद लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा स्पीशीज एरिया बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा आप देखेंगे जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ऑब्वियसली आप एक अगर नॉर्मल एरिया में हैं लेकिन अब वहां से आप कहीं दूर जा रहे हैं, मान लिया कि आप 500 किलोमीटर डिस्टेंस पर जा रहे हैं, नाउ यू विल फाइंड आउट सम मोर इंटरेस्टिंग प्लांट्स और एनिमल्स विल बी देयर, फाइन। तो आपको डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन वहां पे नजर आ रही है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपको नजर आएंगे ऑब्वियसली। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो जैसे जैसे लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है देयर विल बी मोर डाइवर्सिटी एंड फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन दे विल फेवर द स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो न्यू स्पीशीज भी तो आपको मिलती जा रही है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। देखो हो सकता है लाइक ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट हम क्या देख रहे हैं कि कुछ एरिया में बहुत ही कम प्रेफर किया जा रहा है, या स्ट्रॉबेरीज है, हो सकता है कि कुछ लोगों की मतलब पहुंच से बाहर हो ऐसी चीजें, है ना, टू परचेज देम। कुछ लोगों को नहीं आइडिया कि ऐसा भी कोई फ्रूट होता है, नहीं पता, तो मतलब वहां पे क्या हो गया, वो स्पीशीज को लाना ही बहुत कम या एक टाइम के लिए बंद कर दिया। लेकिन आप थोड़ी हायर सिटीज में जाते हैं, अच्छे शहरों में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, वहां पे ये फ्रूट बड़ा कॉमन रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा देयर विल बी डाइवर्सिटी इन दी व्हाट प्लांट्स एंड एनिमल, और क्या है, एंड इट फेवर्स स्पेशिएशन। तो नई स्पीशीज भी आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम जाएंगे। बायोडाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टार्टेड टू अकर ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर्स अगो। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन चुका है आपका कि लाइफ कब ओरिजिनेट हुई। ठीक है, सिंस देन न्यू स्पीशीज हैव बीन इवॉल्विंग एंड देन डिसअपियरिंग एंड मास फ्रॉम द अर्थ। ऑब्वियसली कोई नई स्पीशीज बन रही है तो कुछ डिसअपियर हुई है, ये तो एक लाइफ का रूल है। नेक्स्ट ए ऑप्शन में पूछा जाना है, हाउ मेनी एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज have already taken place and which one is in progress in the current era। तो आप देखिए बेटा, कम से कम जो 5 है ना, 5 मास एक्सटेंशन तो हो चुका है, ठीक है, और नेक्स्ट जो 6th मास एक्सटेंशन है दैट इज इन प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस में है, मतलब ये चल रहा है। ये बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्या पूछते हैं हमसे बी पार्ट में, ये तो आपका ए पार्ट का आंसर था, अभी बी पार्ट भी रहता है ना। तो पार्ट आपके क्वेश्चन में क्या है, पार्ट्स ज्यादा करके पूछे गए हैं, तो बार बार मेरा फोकस क्या रहता है, आप कोई पार्ट को स्किप ना कर दें, कोई पॉइंट स्किप ना कर दें, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या पूछा है, हाउ इज करंट एपिसोड इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड एंड व्हाई एंड एक्सप्लेन। तो अभी देखो जो करंट मास एक्सटेंशन चल रहा है वो कौन सा है, 6th, और 6th जो है ना बेटा वो कम से कम 100 to 1000 टाइम्स ज्यादा फास्ट रेट से चल रहा है, फास्टर रेट, ठीक है, एज कंपेयर टू दी प्रीवियस टाइम। अगर इस टाइप से चलता गया है ना तो आधे से ज्यादा हमारी वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। अब सोचो क्या करेंगे हम, है ना। तो अगर इतना फास्ट रेट से अगर आपका मास एक्सटेंशन होता चला गया तो हम रोक ही नहीं रहे हैं, हम अलर्ट ही नहीं है, इसका मतलब तो क्या होगा, कोई नहीं, आगे आने वाले टाइम में आपको कोई बायोडाइवर्सिटी तो दिखने वाली है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो फटाफट जल्दी से, नेम 2 नेचुरली अकरिंग सोर्सेज, one that transfer pathogenic genes into a plant cell and the other into an animal cell respectively for their benefit. Right? How have these naturally occurring sources being used for the benefit of human race by the biotechnologist? See, important है क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट तो क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये आपने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है जिसे आप TI प्लाज्मिड भी कहते हैं, T ट्यूमर के लिए और I इंड्यूसिंग के लिए, ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, फाइन, जिसे आप नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर का भी नाम देते हैं,
ये ना चैप्टर इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं पहले ही, फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है आपके प्रति। तो ड्यूटी क्या है, आपकी भी ड्यूटी है कि आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें। अब तो टाइम आ चुका है, अब तो देख लो भाई। एंड ठीक है, एक तो ये रहेगा आपका। नेक्स्ट रहेगा एनिमल्स के अंदर, ये प्लांट के अंदर की बात की थी हमने। यहाँ पे है आपका रेट्रो वायरस। तो ये क्या है, ये दे कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। बड़ा खतरनाक भयंकर है ये वायरस। एड्स कॉज कर सकते हैं, नॉर्मल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पढ़ते भी हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, एड्स कॉज करता है। नॉर्मल दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, तो नॉर्मल सेल आपका कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड क्या पूछ रहे हैं ये, राइट हाउ दिस नेचुरली अकरिंग बीइंग यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन रेस। सी, अब ये क्या है, ह्यूमन रेसेस के लिए यूज हो रहा है, तो उसमें आप क्या देखें, these modern technologies they provide breakthrough products to combat debilitating and rare disease. It reduces less environmental footprint, then uses less and cleaner energy, and also it uses lesser, cleaner and more efficient industrialized manufacturing process. This answer you have to write in the remaining portion of this question. Alright? तो यहाँ तक आप क्या बता रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का आप यूज बता रहे हैं कि कैसे वो एक क्लीनर एनर्जी को यूज कर रहा है, सेफर है, हार्मलेस है, ज्यादा एफिशिएंट जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ये यूज कर रहा है। तो यहां तक भी एक जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपकी स्क्रीन पर रहेगा। एन्यूमरेट द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। क्वेश्चन की फॉर्म इजी दिख रही है ना। कई बार क्या होता है, आप सोचते हैं कि काफी इजी क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं और वही सामने आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो ऐसी गलती तो आपको करनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आंसर देखें, मेन सोर्सेज यहाँ पे क्या रहेंगे हमारे, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। अब इनके एग्जाम्पल बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, बेसिक है, ये आगे आपकी नेट की प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प करने वाला है। और गारंटी ले लो, यहाँ से बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा वो पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है, नेट में भी और आपके +2 क्लास में भी। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, एजोस्पाइरिलम, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। सारी जगह आपका जेड आ रहा है, तो थोड़ा माइंड में ये फिट करके रखें आप। जेड वाली जो कैटेगरी है उसको एक साइड रख देंगे, ठीक है। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। अब जैसे हमने पढ़ा भी था कि राइजोबियम तो क्या करता है, सिम्बायोसिस करता है ना, पढ़ा था ना आपने, सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म भी ये करता है। और फिर आपने पढ़ा था कि यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट है और इनके अंदर निफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। निफ जीन्स, तो निफ क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स होते हैं। दे कैन इजीली फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, राइट। नेक्स्ट है आपका BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना, नोस्टॉक, ऑसिलिटोरिया। तो इसको थोड़ा सा देखो यार कैसे करना, ट्रिक लगा लिया करो। नोस, ठीक है ना, नोस मतलब एक एन, थोड़ा एन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एनाबिना, नोस्टॉक, ओस, ऑसिलिटोरिया। यहाँ से क्या होता है आपके, देखो एग्जाम्पल कुछ स्पेसिफिक है जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जाना जरूरी है, तो आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। और कोई बेहतर ट्रिक हो तो आप देख लेना, मुझे तो अभी यही माइंड में आई है। दे ट्रांसफर ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन इट्स फर्टिलिटी। तो ये क्या करता है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको सॉइल मतलब सॉइल एनरिचमेंट करेगा, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट। फाइन, तो सॉइल जो है आपका न्यूट्रिएंट रिच हो चुका है और वो किस लिए हुआ है, टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो इस टाइप से आपको आंसर की अटेंटेशन करनी है, एग्जाम्पल आपको जरूर लिखने पड़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक्सप्लेन गिविंग रीजन द एक्शन प्लान फॉलोड बाय ऑर्गेनिक फार्मर दैट सपोर्ट देयर की बिलीफ बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ ऑफ क्रॉप प्लांट, है ना। क्वेश्चन को समझे, आंसर जनरल फॉर्म में ही जाने वाला है, इतना मुश्किल नहीं है। तो देखिए बेटा क्या है, ऑर्गेनिक फार्मर मतलब एक ऑर्गेनिक फार्मर जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कंपोस्टिंग पे डिपेंड करेगा, मतलब जो एक टाइप का नेचुरल वेस्ट ही है और उसको खाद के तौर पे यूज किया जा रहा है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी।
इट यूजेज एब्सोल्युटली नेचुरल इंग्रेडिएंट जो है ऑर्गेनिक फार्मर यूज करेगा. देयर विल बी नो यूज ऑफ पेस्टिसाइड, मतलब केमिकल पेस्टिसाइड का कोई यूज नहीं है. तभी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला है हमने. आजकल आप देख भी रहे हैं कि लोगों को मतलब घरों में भी क्रेज हो गया है प्लांटेशन का. जैसे कि आप देखते हैं कि टेरेस गार्डन है, या कुछ लोग जो है अपनी हॉबीज मतलब क्या है, गार्डनिंग है, प्लांटेशन है. तो ऐसा करके क्या है, एक टाइप की ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा भी मिल रहा है. इट विल मेंटेन एनवायरमेंटल हेल्थ, ऑब्वियसली मेंटेन करेगा एनवायरमेंटल हेल्थ, क्योंकि ये इको फ्रेंडली रहने वाला है. प्लस देयर विल बी अ मैनेजमेंट ऑफ द डिस्पोजेबल वेस्ट. नाउ इट रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन रिड्यूस है. इट रिड्यूस ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ हैजर्ड. तो ह्यूमन या एनिमल हेल्थ हैजर्ड से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं उसको भी ये सॉर्ट आउट करेगा. देन इट ऑल्सो रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. तो आपको क्या करना है, उस पर केमिकल का हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट हमारी आती है वो कम हो जाएगी. देन इट कीप्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एट अ सस्टेनेबल लेवल. तो ये सस्टेनेबल लेवल पर लेकर आते हैं. अभी आप ना सस्टेनेबल का मीनिंग समझेंगे, ये एक अच्छा टर्म आपका जाता है यहाँ पे. सस्टेनेबल का मीनिंग क्या है, while using the present need and keeping this thing in mind for the future generation. मतलब कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो तो यूज करे, भरपूर करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन जो आगे आने वाली जनरेशन है उनकी भी नीड्स को ध्यान में रखे. तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है ना कि आप देखो हमारे पेरेंट्स या चलो आपके पेरेंट्स हैं वो अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना वो जितना कमा रहे हैं वो एक ही दिन में खत्म करना है. वो किस लिए कमा रहे हैं, आप लोगों के लिए. यू आर द फ्यूचर, फाइन. तो मतलब आप हमारा सभी का ब्राइट फ्यूचर है. तो ब्राइट फ्यूचर में क्या, प्रेजेंट टाइम की नीड को भी देखना है, प्लस जो फ्यूचर हमारा टाइम आने वाला है उसको भी देखना है. तो इसके लिए ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक सस्टेनेबल लेवल तक मेंटेन करेगा. एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ. सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है. सॉइल हेल्थ का मतलब देखो बेटा यहाँ पे क्या जाने वाला है, सॉइल एनरिचमेंट ये करेगा. एनरिचमेंट, और एनरिचमेंट किसका होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स का होना चाहिए. अगर आपकी सॉइल मिट्टी जो बढ़िया है, अगर उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे हैं, देन प्रोडक्शन विल ऑटोमेटिकली बी इंक्रीज्ड, है ना. तो इस टाइप से आपको आंसर को अटेम्प्ट करना है. तो ये थोड़े जर्नल आंसर हैं आप, लेकिन फॉर्म आपकी अच्छी रहे. यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. State the role of a selectable marker in rDNA, that means recombinant DNA technology. तो वहाँ पे selectable marker का क्या रोल है. तो selectable marker they have often antibiotic resistance genes वहाँ पे present होते हैं, antibiotic resistance. So they help in artificial selection में भी help करेगा. They also help in identifying transformant जो transform हो जाएंगे cell and selectively allow their growth. Whereas eliminating the non transformant जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं उनको ये बिल्कुल एलिमिनेट कर देगा इन क्लोनिंग वेक्टर. सेकंड है, नेम वन सच सेलेक्टेबल मार्कर व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी यूजफुल फॉर ई कोलाई, दैट इज एस्चुरिशिया कोलाई. इट इज नॉट नेचुरली रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक. ठीक है, ई कोलाई जो है नेचुरली रेजिस्टेंस नहीं है किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, लाइक एम्प्लिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासिक्लिन या केनामाइसिन. देखो बेटा कई बार क्या होता है, लाइक वी गॉट एन इन्फेक्शन, देन द डॉक्टर गिव अस एंटीबायोटिक, बट स्टिल देयर इन्फेक्शन एग्जिस्ट because these tablets, these antibiotics are not reacting on these bacteria. Fine. Why? Because they have some antibiotic resistance genes, so the particular antibiotic will not react on them. As a result, these bacteria they will survive for a longer period. Now when we change our doctor or medicines, then you find that what, then the infection or the bacteria, it is now killed. Why? Because it is antibiotic sensitive. तो कुछ आपके बैक्टीरिया या वायरस क्या होगा, एंटीबायोटिक सेंसिटिव होगा. जैसे आप देखते हैं कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि ब्लड रिपोर्ट चाहिए, है ना. तो ब्लड रिपोर्ट में क्या मिलने वाला है उनको, वो देखते हैं कि पर्टिकुलर इन्फेक्शन क्या है, किस टाइप की एंटीबायोटिक जो है वो उनको असर दिखाने वाले हैं. तो कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होगा, कुछ बैक्टीरिया सेंसिटिव होगा. तो जब जिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो सेंसिटिव होगा तो doctor will recommend these antibiotic and after some time you find that you are healthier one. Fine. तो keep healthy और काम, शांत रहें, रिलैक्स रहें और अपनी तैयारी जोरों से करते रहें.
थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जाएगा आपका गिव वन रीजन व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ यूजफुल मार्कर. Why? Because it help in selection of the non-transformed cells. ट्रांसफॉर्म्ड सेल फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्म. नॉन ट्रांसफॉर्म से जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हुए हैं हमारे, उनको ये डिस्टिंग्विश करता है, उनको सेलेक्ट करता है. एंड इट आल्सो हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट सेल्स. तो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से भी इनको डिस्टिंग्विश करता है. क्वेश्चन नंबर 12 का चॉइस वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा. What are plasmid? How are they different from cloning vector? Give one example each for a viral and a bacterial cloning vector. ठीक है, बोर तो नहीं हुए हैं ना? अगर बोर हो गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बस. ठीक है, तो देखो प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या है आपका? प्लाज्मिड आप समझते हैं, प्लाज्मिड आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है ना. डीएस डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है एज कंपेयर टू दी जीनोमिक डीएनए. जीनोमिक डीएनए आपका मेन है जो एक होस्ट सेल में या एक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, उसके बाद आप ये क्या करें, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग फैक्टर दे आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड और मैनिपुलेटेड डीएनए, whereas plasmid they are naturally occurring vectors in the bacteria. तो ये तो आपका नेचुरली अक्रिंग हो गया बेटा, है ना, नेचुरली अक्रिंग है. और जो आपका वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है, ये तो क्या है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है. आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होगा या मैनिपुलेटेड डीएनए भी आप इसे कह सकते हैं. नेक्स्ट पूछा है गिव वन एग्जांपल ईच फॉर ए वायरल और ए बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर. तो वायरल के लिए, वायरल जो क्लोनिंग वेक्टर आपका यहाँ पे रहेगा वो रहेगा प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज और कॉस्मिड. इंपॉर्टेंट है सारे नाम, ठीक है. देन बैक्टीरियोफाज. और बैक्टीरियल के लिए जब ये पूछ रहा है तो इसके भी नाम बता दीजिएगा, क्या बड़ी बात है इसमें. बीएसी और वाईएसी भी आप बता सकते हैं, लेकिन ये यीस्ट के लिए जाएगा. बीएसी है आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. इतनी बात क्लियर हुई. उसके बाद क्या कहना है आपको, यहाँ पे जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं दे आर टाइनी जीनोम्स. ये छोटे छोटे जीनोम्स हैं in which desired DNA is introduced and then transmitted into the host cell for their use in cloning. ये आंसर आपका यहाँ तक जो सेक्शन बी है वो आपका कंप्लीट होता है. सो सेक्शन सी केस बेस्ड स्टडी यहाँ पे हम करेंगे एंड दिस आर लॉन्ग क्वेश्चन, दे आर फॉर 5 मार्क्स एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. खुश हो जाओ अब तो, ठीक है. ये आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन 1 पे चलते हैं फटाफट. Identify the species of the corn borer that was most successfully controlled by Bt corn plant. Give appropriate reason. Identify the species of the corn borer. What be your advice as a scientist to the farmer for growing the Bt corn crops? Name one Bt gene. तो ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या है आपका Bt corn, तो cry1A भी जो है वो जीन रहेगा, ठीक है. उसके बाद इन्होंने ये भी पूछा है नेम वन Bt जीन, तो वो रहेगा आपका क्राइजीन. क्राइजीन एक क्रिस्टल प्रोटीन के लिए जो है यूज हो रहा है. क्रिस्टल प्रोटीन दैट इज अ टॉक्सिन, ठीक है. टॉक्सिन के लिए जो है ये टर्म आपकी यूज हो रही है. तो ये सब जो चीजें आप यहाँ पर क्वेश्चन में बताएंगे. इसकी चॉइस में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है. A gene was identified in a fungus by a research worker in a lab which was considered to be of a great importance in the field of agriculture. As a student of biotechnology, write the step you would suggest. First, isolate this gene of interest from the fungus and the second amplify this gene for further experimentation and the research. तो यहाँ पे जो है न्यूरोस्पोरा क्रासा ये नाम जाएगा, फंगस का है ये आपका न्यूरोस्पोरा क्रासा, ठीक है. ये एक फंगस का आपका नाम जा रहा है, पिंक मोल्ड भी इसे बोला जाएगा. तो इसमें आप फर्दर इसका एम्प्लीफिकेशन जो है बेटा यहाँ पे डायग्रामेटिकली जो है थोड़ा सा शो करके दिखाएंगे. ओके, सो आई थिंक द सेशन इज सुपर टुडे. और अगर आपको ऐसी ही यूजफुल वीडियोस अपने एग्जाम के लिए चाहिए हो तो बेटा आप एक कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को ड्रॉप कर दें, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो अच्छे से चलती रहे, कोई कमी ना रह जाए आपकी प्रेपरेशन में. तो आप मुझे बताएंगे, ज़रूर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि बायोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए एक सॉल्यूशन तैयार रखेगा. और नेक्स्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है. और क्या,
और कोई भी अगर आपको अभी तक भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज आप मुझसे शेयर करेंगे। थैंक यू।